दिल्ली में डेंगू से 4 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंच गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। डेंगू को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी के लगातार हमलों के बीच केजरीवाल सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने आपत्तिजनक बयान दे डाला। कहाँ गए वो दिल्ली के 7 सांसद? हनीमून पीरियड पे गए हैं क्या? कहाँ है उनकी स्टेटमेंट? क्यों नहीं कुछ बोलते? इन्हीं दिल्ली के लोगों ने साथ जिताए थे, और जैसे इन्होंने दिल्ली में साफ किया है बीजेपी को, पूरे देश में यही लोग हैं। अगर इनके लिए काम नहीं करोगे सर, ये बार बार मौके नहीं देते। दिल्ली में डेंगू के मरीजों के हर मुमकिन इलाज के लिए केजरीवाल सरकार ने 48 प्राइवेट अस्पतालों में 800 बेड और लगाने को कह दिया है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर विपक्ष से डेंगू के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की अपील भी की है। ऐसी एक चिट्ठी उन्होंने पीएम मोदी को भी लिखी है। केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों को भी अपने क्षेत्र के प्रशासन के साथ मिलकर डेंगू की रोकथाम के लिए काम करने को कहा है। रात में बारिश की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। बीती रात दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर इसी तरह बारिश होती रही। बारिश की फुहारों ने राजधानी को तरबतर कर दिया और उमस झेल रहे लोगों को भारी राहत महसूस हुई। तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अभी भी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली के आसपास इलाकों में भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज पूरे दिन हल्के बारिश होती रहेगी। मानसून लौटने की कगार पर ऐसे में बारिश का दिल्ली में दस्तक देना बड़ी बात है। खबरों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 25 सितंबर तक ऐसी ही बारिश होती रहेगी। हालांकि तेज बारिश का अनुमान कम ही है। पश्चिमी दिल्ली के खयाला में इसी घर में 3 साल की बच्ची को उसके ही अपने पिता ने बेरहमी से मार डाला। आरोप कमल नाम के शख्स पर लगा है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक कमल ने पहले अपनी 3 साल की बेटी को पानी से भरी बाल्टी में डुबाकर मार डाला, फिर पत्नी और दूसरी बेटी को मारने की कोशिश की। इसके बाद कमल घर की 4थी मंजिल से नीचे कूद गया, लेकिन कार पर गिरने की वजह से वो बच गया और उसकी पत्नी रिम्पल और बेटी की जान भी बच गई। फिलहाल तीनों जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि कमल प्रॉपर्टी में नुकसान के बाद से ही परेशान चल रहा था। कमल की 3 बेटियां हैं। घटना के वक्त सबसे बड़ी बेटी ट्यूशन गई हुई थी। पिछले लंबे वक्त से आरोपी कमल अपने परिवार के साथ शिवाजी विहार के इस अपार्टमेंट में रह रहा था, लेकिन पड़ोसियों के लिए वो अनजान ही था। कमल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी असल वजह जानने के लिए पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में यहीं से पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल की एकता यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। इक्के दुक्के लोग ही नजर आए। देर रात से यहाँ बारिश हो रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। हार्दिक पटेल की इस यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक एकता यात्रा करने वाले हैं। हार्दिक की इस यात्रा का नाम पहले रिवर्स दांडी मार्च था, जिसे बदलकर एकता मार्च कर दिया गया। इससे पहले यह मार्च 2 बार टल चुका है। बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं हार्दिक पटेल। गुजरात में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने कहा है कि वो जल्द ही बिहार में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। हम पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया है, उसके तहत बिहार में बड़ी रैली का आयोजन किया। उसमें ना कोई नेता होगा ना कोई राजनेता, बिन राज के होगी ये रैली। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल बिहार में बीजेपी गठबंधन के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के समर्थन में रैलियां करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक और नीतीश दोनों खुलेआम एक दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पश्चिम चंपारण के रामनगर में मौजूद हजारी मैदान में राहुल गांधी की रैली है। इस रैली में आरजेडी चीफ लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे। दोनों ने चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त होने का हवाला देकर राहुल की रैली में जाने से मना कर दिया है। लालू की जगह उनके बेटे तेजस्वी यादव और जेडीयू की तरफ से महासचिव केसी त्यागी रैली में हिस्सा लेंगे। इस रविवार यानी 20 सितंबर को पीएम मोदी फिर कहेंगे रेडियो पर अपने मन की बात। चुनाव आयोग ने 20 सितंबर को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के विशेष रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि आयोग ने ये शर्त जरूर रखी है कि मन की बात में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए जिससे वोटरों को दिया जा रहा लालच समझा जाए या बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़े। आपको बता दें कि बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन ने चुनाव खत्म होने तक पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना है। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन सीमा पर तोड़ा युद्ध विराम। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय फौज की चौकियों पर मोर्टार के साथ साथ आरपीजी और ऑटोमेटिक हथियारों से
गोलीबारी की, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तान ने सीमा से सटे बहरूती गांव पर फायरिंग की, जिसमें 24 साल का मोहम्मद अशरफ जख्मी हो गया, जबकि उसके मवेशी मारे गए। भारतीय फौज भी पाकिस्तान की इन गुस्ताखियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सेना ने कश्मीर घाटी के गुरेज सेक्टर में LOC से घुसपैठ कर रहे 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी भारतीय सेना के पोस्ट पर कब्जा करने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी बैट टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ था। भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सेना की एक बातचीत इंटरसेप्ट की थी, जिसमें भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की बात कही गई थी। इसी जानकारी की वजह से सेना अलर्ट थी। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की कार्रवाई की वजह से 3 से 4 आतंकी वापस पाकिस्तान भागने में कामयाब रहे। गुजरात के ओखा तट से अरब सागर में मछली पकड़ने गए मछुआरे की हत्या के मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने ट्विटर पर लिखा है कि गुजराती मछुआरे की दिन दहाड़े हत्या अभूतपूर्व और निंदनीय घटना है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार कोई निर्णायक कदम उठाने में नाकाम रही है, जो डराने वाली बात है। आपको बता दें कि कल सुबह गुजरात के ओखा पोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब मछली पकड़ने गई प्रेम सागर नाम की नाव पर पाकिस्तान मरीन एजेंसी के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें इकबाल नाम के मछुआरे की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोस्ट गार्ड से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस की आरंभिक जांच फिर से शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय का ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि 1 महीने पहले ही इस केस को बंद कर दिया गया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेताओं पर अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक हासिल करने के मामले में धोखाधड़ी और करीब 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी इसको लेकर कोर्ट भी जा चुके हैं। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर धोखाधड़ी का आरोप है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 अति गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। इनके सामने आने के बाद नेताजी की मौत का अनसुलझा सवाल और भी उलझ गया है। उन फाइलों में एक दस्तावेज ऐसा भी है जो बताता है कि नेताजी 1946 तक जीवित थे, जबकि जापान ने 1945 में ही उनके हवाई दुर्घटना में मारे जाने का दावा किया था। इन फाइलों में कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जिनसे पता चलता है कि आजादी के बाद की नेहरू सरकार के निर्देश पर सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों और परिवार वालों पर नजर रखी जा रही थी। बहुत सारे लेटर भी है जिसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देखा। इतना जल्दी में इतना पेपर तो देखने का मौका नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें भी देखा कि कभी बहुत सारे कहते हैं कि इधर में उधर में है, उधर में नहीं मिला, उधर में नहीं मिला, जिंदा था 45 का बाद में भी ऐसा है। थोड़ा मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना वोरा मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की जांच CBI को सौंपने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि अब इस केस की जांच में मुंबई पुलिस या पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की कोई भूमिका नहीं होगी। आपको बता दें कि शीना वोरा मर्डर केस का खुलासा हुए करीब 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी हत्या का राज नहीं खुला है। शीना की हत्या के आरोप में उसकी मां और INX मीडिया की पूर्व CEO इंद्राणी मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय सलाखों के पीछे हैं। शीना मर्डर केस में इंद्राणी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक हत्या की असल वजह सामने नहीं आई है। CCTV कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की हैं। देखिए कैसे एक विदेशी महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे बदमाश को बच्चों की फुटबॉल टीम ने धर दबोचा। ये तस्वीरें 19 अगस्त की हैं जो अब सामने आई हैं। जिस महिला के साथ वारदात हुई वो उज्बेकिस्तान की रहने वाली है, जबकि जाबाज बच्चे 10वीं और 12वीं के स्कूली छात्र हैं। CCTV कैमरे में कैद हुई ये वारदात दिल्ली के मानसरोवर इलाके की है। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे के करीब एक नामी सीमेंट व्यापारी के मैनेजर अनिल यादव जब पैसा जमा करने बैंक जा रहे थे तो पल्सर पर सवार इन 3 बदमाशों ने इनसे करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। बैग में 14 लाख रुपए के चेक भी थे। इस घटना से व्यापारियों में काफी गुस्सा है। व्यापारियों की शिकायत है कि इस इलाके में आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही।
यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को BSW के छात्र आलमगीर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव है और यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यूनिवर्सिटी ने आज सभी क्लासेस को भी सस्पेंड कर दिया है। सहारनपुर के रहने वाले आलमगीर की हत्या क्यों की गई ये साफ नहीं है और न ही पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग मिला है। सड़क हादसे में सूरज की मौत के बाद से उसके दादा का रो रो कर बुरा हाल है। सूरज अपने घर में अकेला कमाने वाला शख्स था। शुक्रवार दोपहर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में DTC की एक बेकाबू बस ने न सिर्फ सूरज को कुचला बल्कि सड़क किनारे खड़े ऑटो और टेम्पो पर भी टक्कर मार दी। इस हादसे में सूरज, बस ड्राइवर और एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की तबीयत खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से हादसे की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। इंफ्रारेड कैमरे पर मदद की गुहार लगा रहे ये वो दो मजदूर हैं जो पिछले 7 दिन से हिमाचल प्रदेश की मनाली हाईवे पर बन रही सुरंग में फंसे हुए हैं। 12 सितंबर की रात बारिश के बाद रिश्ते पानी की वजह से सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और ये दोनों 1200 फीट लंबी सुरंग के एक हिस्से में फंस गए। फिलहाल पाइप के जरिए इन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मजदूरों को बचाने के लिए इस सुरंग के पास ही एक दूसरी सुरंग भी खोदी जा रही है, लेकिन अब तक इन्हें बचाने में कामयाबी नहीं मिली है। तेलंगाना के निजामाबाद में मिड डे मील खाने से सरकारी स्कूल के 40 बच्चे बीमार। घटना दमारेंचा के सरकारी स्कूल की है, जहां शुक्रवार की दोपहर बच्चों को मिड डे मील परोसा गया, लेकिन मिड डे मील खाने के बाद बच्चों को सिरदर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस मंगाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 बच्चों को खून की उल्टी भी हुई, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल का दौरा पड़ने से चली गई जज की जान। ये घटना है यूपी के बुलंदशहर की। शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुलविंदर सिंह एक केस की सुनवाई कर रहे थे तो अचानक गश खाकर कुर्सी से गिर पड़े। कुलविंदर सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ADJ कुलविंदर सिंह मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे और 1 साल से बुलंदशहर की जिला अदालत में ADJ के पद पर तैनात थे। देखिए कैसे आंखों के सामने स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले के केवाला की हैं, जहां पहले गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने लोगों पर कहर बरपाया और अब जलस्तर लगातार घटने से कटाव की स्थिति तबाही मचा रही है। यही हाल महानंदा और कोसी नदियों से सटे इलाकों का भी है। कटिहार में हालात फिलहाल ये हैं कि लोग अपने घरों को खाली कर तटबंधों पर रहने के लिए मजबूर हैं। प्रभावित लोग प्रशासन पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। कटिहार बिहार के उन इलाकों में से है जहाँ बाढ़ का पानी हर साल लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। बिजली का बिल 27 अरब रुपए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 27 अरब 9 करोड़ 61,87,336 रुपए 56 पैसे। बिजली विभाग ने ये बिल भेजा दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 7 में जनरेटर पार्ट्स का कारोबार करने वाले रणदीप सिंह के पास। 27 अरब का बिल देखकर रणदीप के हाथ पांव फूल गए। रणदीप फौरन बिजली विभाग के दफ्तर भागे, अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद जब रणदीप ने इलाके के दूसरे कारोबारियों के साथ मिलकर बिजली विभाग के दफ्तर में विरोध जताया, तब जाकर इनकी बिजली के बिल को सुधारकर उसे 12,537 रुपए कर दिया गया। अपनी इस बड़ी लापरवाही को अब बिजली विभाग के अधिकारी तकनीकी गलती बता रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने पत्रकारों की मदद के लिए एक खास टूल लॉन्च किया है। सिग्नल नाम के इस टूल की मदद से पत्रकार फेसबुक पर ही देश दुनिया की अहम खबरों की जानकारी पा सकेंगे। ये टूल पत्रकारों के लिए पूरी तरह से मुफ्त होगा। फेसबुक के इस टूल में ट्रेंडिंग न्यूज, ट्रेंडिंग टॉपिक जैसी चीजों के अलावा सर्च के जरिए खबरें भी ढूंढी जा सकेंगी। सिग्नल के लॉन्च के साथ ही अब फेसबुक की टक्कर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर से होगी, जो अभी खबरें देने या हासिल करने का सबसे तेज जरिया माना जाता है। मुंबई में सलमान खान ने बड़े धूमधाम से किया 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। बप्पा के विसर्जन में सलमान के माता पिता के साथ साथ पूरा परिवार मौजूद था। इस मौके पर सलमान ने भाई सोहेल और अरबाज खान के साथ डांस भी किया। गणपति विसर्जन से पहले सलमान के घर बप्पा के दर्शन के लिए कई बड़े सितारे भी पहुंचे, जिसमें निर्देशक निखिल आडवाणी, निर्माता सुभाष घई और सोनम कपूर शामिल थी।
ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान दूसरी शादी नहीं करेंगी। सुजैन की मां जरीन खान ने कहा है कि सुजैन की जिंदगी में कोई दूसरा शख्स नहीं है। हम नहीं जानते कि इस तरह की अफवाहें कहां से आ रही हैं और इसे कौन फैला रहा है। जरीन खान को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि सुजैन और अर्जुन रामपाल की शादी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि अर्जुन रामपाल भी इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं। ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी। इनके 2 बच्चे भी हुए, रिहान और रिधान। लेकिन 14 साल बाद 2014 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि शुक्रवार को जिन 13 आतंकवादियों ने पेशावर के वायुसेना बेस पर हमला कर 29 लोगों की हत्या कर दी, वो अफगानिस्तान से आए थे। ये तहरीक तालिबान के उस दावे की पुष्टि है जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि मारे गए 29 लोगों में से 23 पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान थे, जबकि 3 पाकिस्तान की फौज के बड़े अधिकारी। पाकिस्तानी फौज ने 13 हमलावरों को भी मार गिराने का दावा किया है। पेशावर में ये 1 साल के भीतर हुआ दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। पिछले साल दिसंबर में तालिबान लड़ाकों ने पेशावर के ही एक आर्मी स्कूल पर हमला कर बड़ी संख्या में बच्चों समेत 150 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी।